बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑर्थोपेडिक्स लेक्चर नंबर 6। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फ्रैक्चर के बारे में। तो सेकंड वर्टिब्री जो है C2 वर्टिब्री के फ्रैक्चर को हॉलमैन फ्रैक्चर कहते हैं। और फ्रैक्चर ऑफ ये MCQs में लिख लें, MCQs फ्रैक्चर ऑफ C1 वर्टिब्री। C1 वर्टिब्री का दूसरा नाम क्या है? एटलस। तो इस फ्रैक्चर को जो स्पेसिफिक नाम देते हैं वो है जेफरसन फ्रैक्चर। जेफरसन फ्रैक्चर। कभी कभार जो बॉक्सर होते हैं तो उनमें फ्रैक्चर होती है, वो फेस्ट इस तरह पेस्ट कर देते हैं वो बॉक्सिंग, तो इसकी ये जो फिफ्थ मीटाकार्पल है उसकी फ्रैक्चर होती है, उसको कहते हैं बॉक्सर फ्रैक्चर। तो दूसरा नंबर क्या है? फ्रैक्चर ऑफ द नेक ऑफ फिफ्थ मीटाकार्पल। इसका नाम क्या है? ये ज्यादातर बॉक्सर लोगों में होता है, तो नाम भी इसकी है बॉक्सर फ्रैक्चर। जिस तरह और फिफ्थ मेटाटार्सल की एक फ्रैक्चर था, उसका नाम क्या था? जून्स फ्रैक्चर, जो पाँव में होता है। और हैंड में जो है तो वो क्या है? बॉक्सर फ्रैक्चर। दूसरा, कभी कभार हमारे पास एंकल की फ्रैक्चर होती है। एंकल एक हमारे पास रेडियस बोन है और एक पेबुला। तो पेबुला और मीडियल एपिकोंडाइल की जब फ्रैक्चर हो जाए तो उसको कहते हैं पॉट फ्रैक्चर। तो एंकल फ्रैक्चर या इसमें लिख ले लोअर पार्ट ऑफ फिबुला फ्रैक्चर प्लस मीडियल मेलियोलस। ये जो दोनों साइड, एक लेटरल मेलियोलस है, ये जो बोनी प्रोजेक्शन है, और एक मीडियल मेलियोलस है, प्लस मीडियल मेलियोलस फ्रैक्चर। मेलियोलस फ्रैक्चर इसको क्या कहते हैं? पॉट्स फ्रैक्चर। पॉट्स फ्रैक्चर। एंकल की फ्रैक्चर हो और एंकल की फ्रैक्चर में इन्वॉल्व हो लोअर पार्ट ऑफ पेबुला, इसकी फ्रैक्चर हो जाए और मीडियल मेलियोलस की फ्रैक्चर, तो इसको कहते हैं पॉट्स फ्रैक्चर। एक फ्रैक्चर हमारे पास इस तरह है। लेट सपोज दिस इज पेबुला, ये पेबुला बोन है। अब यहाँ पे पेटेला है, यहाँ पे रेडियस है। और अगर कोई इस तरह फ्रैक्चर हो, प्रॉक्सिमल ऑफ द पेबुला में फ्रैक्चर हो जाए, प्रॉक्सिमल ऑफ पेबुला फ्रैक्चर, और इसकी वजह से एंकल में स्ट्रेन हो जाए, या यहाँ पे ये दोनों बोन एक दूसरे के साथ अटैच है बाय द लिगामेंट, इस लिगामेंट को कहते हैं एंकल सिंडेस्मोसिस। एंकल सिंडेस्मोसिस। तो वो फ्रैक्चर जहाँ प्रॉक्सिमल पेबुला की फ्रैक्चर हो और रप्चर ऑफ द एंकल सिंडेस्मोसिस, दैट इज कॉल्ड माइनोसी फ्रैक्चर। तो ये क्या है? माइनोसी फ्रैक्चर, या इसमें लिख ले प्रॉक्सिमल पेबुला फ्रैक्चर and plus injury of the ankle syndesmosis. Injury of ankle syndesmosis. अब
ये एंकल सिंडेस्मोसिस में लिख ले। एंकल सिंडेस्मोसिस क्या है? लिगामेंट देट, लिगामेंट है, लिगामेंट वो होते हैं जो बोन टू बोन कनेक्ट कर देते हैं। लिगामेंट देट कनेक्ट टिबिया एंड पेबुला, टिबिया एंड पेबुला टुगेदर। तो इसको कहते हैं माइनोविस फ्रैक्चर। ठीक है, तो हमारे पास जो जफरसन फ्रैक्चर वो है C1 की वर्टिब्री, C2 की वर्टिब्री को हागमैन फ्रैक्चर कहते हैं, वो हमने डिस्कस किया है। अगर पेप्ट मेटाकार्पल की फ्रैक्चर हो जाए तो बॉक्सर फ्रैक्चर, पेबुला की फ्रैक्चर हो और इसके साथ मीडियल मेलियोलस फ्रैक्चर हो तो वो क्या है? पॉट्स फ्रैक्चर। और इसके साथ साथ अगर प्रॉक्सिमल पेबुला की फ्रैक्चर हो और इसके साथ ये एंकल सिंडेस्मोसिस की लिगामेंट को क्या क्या हो जाए, इसकी इंजरी हो जाए, तो इसको कहते हैं माइनोविस फ्रैक्चर या स्ट्रेन इन द ankle and proximal pebular fracture, that is known as Mainovi's fracture. अच्छा, ट्रामा में नर्व भी इंजर हो सकते हैं। तो नर्व की अगर इंजरी हो जाए तो वो किस तरह नर्व इंजर हो सकते हैं ट्रामा में? तो सडन क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व इंजरी, सडन क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व इंजरी। ठीक है, तो सडन ने इस तरह क्लासिफिकेशन किया है। एक हमारे पास होता है न्यूरोफ्रेक्सिया, न्यूरोफ्रेक्सिया। दूसरा है एक्सोंट्रोमोसिस, एक्सोनमेसिस, एक्सोंट्रोमेसिस और न्यूरोटमेसिस। ठीक है, अगर नर्व में फिजियोलॉजिकल ब्लॉक हो, स्ट्रक्चरली नर्व ठीक हो, स्ट्रक्चर इसमें कोई डिफेक्ट ना हो तो वो न्यूरोफ्रेक्सिया है। तो इसमें क्या होते हैं? फिजियोलॉजिकल ब्लॉक, सिंपल। दूसरा ये फिजियोलॉजिकल ब्लॉक है, नो स्ट्रक्चरल चेंजेस अकर, नो स्ट्रक्चरल चेंजेस अकर। सिंपल याद रखे, अगर नर्व फिजियोलॉजिकली ब्लॉक हो दैट वुड बी न्यूरोफ्रेक्सिया। तीसरा, इसकी जो रिकवरी है वो खुद बहुत होते हैं, तो स्पॉन्टेनियसली रिकवरी, spontaneously recovered within few week, within few week। और इसकी जो रिकवरी है वो कंप्लीट रिकवरी है, तो इसमें लिख ले कंप्लीट रिकवरी। ठीक। दूसरा एक्सोंटोमोसिस, जिस तरह इसके में है एक्सोन, तो इसमें एक्सोन डैमेज होता है। हमारे पास ये क्या है? सेल बॉडी है और फिर इसके बाद एक्सोन है। इसमें सिर्फ एक्सोन डैमेज होता है, सेल बॉडी डैमेज नहीं होती। तो एक्सोंटोमोसिस में हमारे पास क्या होते हैं? एक्सोन आर डैमेज्ड, एक्सोन्स आर डैमेज्ड, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द नर्व इज प्रिजर्व्ड। सेल बॉडी इसकी क्या है? प्रिजर्व है। और बाकी इंटरनल स्ट्रक्चर, सिर्फ इसकी जो एक्सोन है वो क्या है? डैमेज है। इसकी जो माइलिन शीट है वो भी प्रिजर्व है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द नर्व इज प्रिजर्व्ड, स्ट्रक्चर ऑफ द नर्व इज प्रिजर्व्ड।
इसकी भी रिकवरी स्पॉन्टेनियसली खुद बहुत होते हैं, इसके लिए रिपेयर की ज़रूरत नहीं है। स्पॉन्टेनियसली रिकवर्ड ये हफ्तों में होते हैं, ये मंथ में, इन मैनी मंथ्स। लेकिन इसमें एक बात याद रखें, जब भी एक्सेंटमस हो तो दैट इज नॉट रिकवर कंप्लीटली। ठीक है। अच्छा, अगर कोई इस तरह इंजरी हो जिसमें ये नर्व जो है वो इस तरह कट हो जाए, तो स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द नर्व इज कॉल्ड न्यूरोटोमिसिस। यहाँ पे क्या होते हैं? स्ट्रक्चरल internal structure of the nerve is damaged due to actual cut. नट स्पॉन्टेनियसली रिकवर, और इसके लिए हम क्या करते हैं? नीड रिपेयर। तो इसमें लिख ले नट स्पॉन्टेनियसली रिकवर, तो इसके लिए रिक्वायर्ड या नीड रिपेयर। तो ये था सडन क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व इंजरी। नर्व की इंजरी या तो हमारे पास फिजियोलॉजिकल इसमें ब्लॉक हो, नर्व की स्ट्रक्चर ठीक है लेकिन फिजियोलॉजिकल इसमें कंडक्शन नहीं होती। अगर इसमें कंडक्शन नहीं होती तो वो न्यूरोप्रेक्सिया है। अगर एक्सोन इसकी डैमेज है तो एक्सोनटोमोसिस, अगर इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर डैमेज है तो फिर न्यूरोटोमोसिस। अच्छा, इसके बाद हमारे पास गयन केनाल सिंड्रोम। गयन केनाल सिंड्रोम क्या है? गयन केनाल सिंड्रोम, पहले तो आपको पता हो कि गयन केनाल है कहाँ पे। हमारे पास ये पेंकी फिंगर है या लिटिल फिंगर, यहाँ पे ये रेस्ट है, तो यहाँ पे क्या है? गयन केनाल है इन द रेस्ट। यहाँ पे कार्पल टनल है, तो दोनों, एक कार्पल टनल सिंड्रोम है, एक का गयन केनाल सिंड्रोम है। यहाँ पे अल्नर नर्व पास है, अल्नर नर्व इनर्वेट कर देती है लिटिल फिंगर को हाफ ऑफ द रिंग फिंगर। ठीक है। मीडियन नर्व, ये बाकी जो फिंगर है तो ये मीडियन नर्व को क्या कर देती है? इनर्वेट। तो मीडियन नर्व में मसला हो, कंप्रेशन हो, तो फिर ये तीनों जो फिंगर है ये काम नहीं करेगी, और हैंड। अल्नर नर्व में मसला हो तो इंटरनल स्ट्रक्चर क्ला हैंड होगी, और इसके साथ ये दोनों फिंगर फिर इनर्वेट नहीं होगी। तो अब गयन केनाल में क्या होते हैं? गयन केनाल सिंड्रोम, पहले तो गयन केनाल लिख ले कि उसकी बाउंड्री क्या है। गयन केनाल, गयन केनाल हमारे पास इस साइड पे कौन सी बोन है? पीजीपाम है और हेमेट है। पीजीपाम प्रॉक्सिमल रो की है और हेमेट डिस्टल रो की। तो यहाँ पे ये हुक ऑफ हेमेट है, हुक ऑफ हेमेट, ये बनाता है क्या? हुक ऑफ हेमेट हमारे पास लेटरल बाउंड्री बनाता है। ये लेट सपोज दिस इज लेटरल बाउंड्री, तो ये क्या है? लेटरल। अब यहाँ पे क्या है? पीजीपाम बोन है, तो पीजीपाम बोन मीडियल बाउंड्री, और ये बनाता है पीजीपाम बोन। इसके नीचे हमारे पास एक ये मसल है तीनार मसल,
जो थम्स, अगर इसमें कोई तीनार मसल मीडियन नर्व में कोई, तो फिर एप हैंड होगी, एप हैंड इस तरह है। ये तीनार मसल है, यहाँ पे जो ये मसल है ये हाइपोथीनार मसल है। तो अब इसकी जो फ्लोर है वो बनाता है हाइपोथीनार मसल, इसके इस तरह। ये क्या है? फ्लोर। और ये बनाता है हाइपोथीनार मसल, या इसमें हम ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट है, ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट, ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट, इसकी फ्लोर कौन बनाता है? अच्छा, तो ये हमारे पास फ्लोर तो इसकी क्या है, और इसके ऊपर इसको कहते हैं कार्पल, पाल्मर कार्पल लिगामेंट। ये है पाल्मर, ये रूप है, और ये बनाता है पाल्मर कार्पल लिगामेंट। सिंपली याद रखिए, इसके फ्लोर भी लिगामेंट बनाता है, फ्लोर भी लिगामेंट बनाता है। इसकी इस साइड पे हेमेट की हुक है, लेट सपोज दिस इज हेमेट बोन, तो ये इसकी हुक है। तो ये अगर हेमेट की हुक की फ्रैक्चर हो जाए तो फिर भी अल्नर नर्व डैमेज हो सकती है। इसमें इसकी कंटेंट क्या है? तो इसकी कंटेंट एक नर्व है, अल्नर नर्व, अल्नर आर्टरी, अल्नर वेन, और इसके साथ पेट है और कनेक्टिव टिश्यू है, पेट है और कनेक्टिव टिश्यू है। तो अब देखो इसकी कंटेंट्स में अल्नर नर्व है, अल्नर नर्व, अल्नर आर्टरी, अल्नर वेन, और पेट प्लस कनेक्टिव टिश्यू, पेट एंड कनेक्टिव टिश्यू। अब देखो, अगर ये अल्नर नर्व इस गैन केनाल में कंप्रेस हो जाए, इस सिंड्रोम को कहते हैं गैन केनाल सिंड्रोम। तो इसमें लिख ले कंप्रेशन, कंप्रेशन या इंट्रैपमेंट ऑफ अल्नर नर्व एट गैन केनाल। अब जब ये अल्नर नर्व की कंप्रेशन हो जाए तो फिर अल्नर नर्व की वजह से क्या होगी? अल्नर नर्व कौन सी सप्लाई कर देती है? अब देखो, काजिंग नमनेस और टिंगलिंग कहाँ पे होगी? लिटिल फिंगर एंड हाफ ऑफ रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर एंड हाफ ऑफ रिंग फिंगर। इसमें एक बात याद रखें, जब गैन के लांच में जब ये नर्व अल्नर नर्व कंप्रेस हो जाए तो सिर्फ पाल्मर साइड पे ये टिंगलिंग और नमनेस सिर्फ पाल्मर साइड पे होगी, बैक साइड पे ठीक, बैक साइड नॉर्मल होगी। तो इसमें क्या होगी? ऑन पाल्मर साइड। अब डोर्सल साइड स्पेयर्ड का मतलब है सेफ, ठीक है। और इसके साथ साथ ये वीकनेस ऑफ इंट्रिंसिक हैंड मसल, वीकनेस ऑफ इंट्रिंसिक हैंड मसल, एंड दैट इज गैन केनाल सिंड्रोम। गैन केनाल सिंड्रोम वो है जिसमें गैन केनाल में ये अल्नर नर्व की कंप्रेस हो जाए और इसकी वजह से क्या होगी? गैन केनाल सिंड्रोम। तो गैन केनाल सिंड्रोम को अगर अल्नर नर्व कंप्रेस हो जाए तो फिर नमनेस एंड टिंगलिंग एंड द
लिटिल फिंगर को पिंकी फिंगर भी कह सकते हैं, और रिंग फिंगर, हाफ ऑफ द रिंग फिंगर, लेकिन उसकी पाल्मर साइड पे ये नमनेस होगी, टिंगलिंग होगी और वीकनेस ऑफ इंट्रिंसिक हैंड मसल, तो फिर क्ला हैंड हो सकती है। ठीक है। डोर्सल साइड को भी ऐसा कि लिटिल फिंगर और ये जो है वो सप्लाई कर देती है अल्नर नर्व को, लेकिन वो अगर क्यूबिटल टनल सिंड्रोम में होता है, मतलब अगर अल्नर नर्व क्यूबिटल कि ये एल्बो में वो कंप्रेस हो जाए, वो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं। दूसरा है कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल टनल सिंड्रोम, पहले तो आपको पता हो कि कार्पल टनल है क्या। यहाँ पे हमारे पास क्या है, कार्पल टनल है, इससे गुजरा है मीडियन नर्व, गैन कैनाल से गुजरा है अल्नर नर्व। तो अब अगर कार्पल टनल सिंड्रोम हो, कार्पल लेट सपोज दिस इज, ये तो इस तरह अगर हम ड्रा करें प्रॉक्सिमल और डिस्टल कार्पल एट द रेस्ट, तो अब ये जो गैन के ये कार्पल टनल इस तरह है, एक इसकी अटैचमेंट यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, तो ये इस तरह, मतलब इसकी लिगामेंट इस तरह अटैच है। ठीक है। तो अब एक टनल है ये, इसको कहते हैं, ये लिगामेंट है, इसको कहते हैं प्लेक्सर रेटिनाकुलम, प्लेक्सर रेटिनाकुलम या पाल्मर कार्पाई लिगामेंट। तो ये क्या है, इसकी फ्लोर कौन बनाता है, फ्लोर बनाता है कार्पल बोन, और ये क्या है, ये ब्लैक ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट, ये है ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट। सिंपली बस ये लिगामेंट है, ये ट्रांसवर्स है इस तरह, तो ट्रांसवर्स और कार्पल बोन के साथ ये लिगामेंट अटैच है, बोन टू बोन कनेक्शन लिगामेंट कराता है। तो ये लिगामेंट, अब इसमें एक टनल है और इस टनल से गुजरा है क्या, इस टनल की कंट इसमें लिख ले रूप, इसकी कौन बनाता है, रूप। ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट का दूसरा नाम है फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। अब तो रूप फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्रोमेगेली कंडीशन जानते हैं, एक्रोमेगेली में तो लेंथ वाइज ग्रोथ नहीं होती, वेट में वो बोन इंक्रीज। अब अगर ये बोन वेट में इस तरह मतलब इंक्रीज होते हैं, तो फिर ये लिगामेंट, ये फ्लेक्सर रेटिनाकुलम इस तरह क्लोज होगी, मतलब ये टनल कम होगी ना, तो इसकी वजह से ये मीडियन नर्व कंप्रेस हो सकते हैं। तो अब ये एमसीक्यूज किस तरह आएगी कि विच नर्व इज कंप्रेस्ड इन एक्रोमेगेली, तो कार्पल, मतलब अगर ये बोन अगर वेट में इंक्रीज होते हैं, तो मतलब ये कार्पल टनल है, तो कार्पल टनल कंप्रेस होगी, तो इसकी वजह से मीडियन नर्व कंप्रेस हो सकते हैं। अब देखो कार्पल टनल की कंटेंट क्या है, कंटेंट्स, यहाँ पे हमारे पास 9 टेंडन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेट्स सपोज 9। अब एक हमारे पास मीडियन नर्व है और इसमें भी पेट है, कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पे एक 9 नर्व टेंडन हमारे पास कौन सी है, तो फर्स्ट नंबर जो है फ्लेक्सर फुलिसिस लंगस टेंडन, फ्लेक्सर फुलिसिस लंगस टेंडन। दूसरा फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोपेंडस टेंडन, ये 4 है। और फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस टेंडन,
ये कितने हैं, ये भी 4 है, तो 9 टेंडन है। अब ये फ्लेक्सर पुलिस लंगज जो है विद बारसा, विद बारसा, इसको रीडियल बारसा कहते हैं, विद रीडियल बारसा। बारसा क्या है, बारसा क्या है, बारसा, अच्छा बारसा, बारसा इज फ्लूइड पेल्सेक, इसमें लिख ले फ्लूइड, फ्लूइड फेल्ड सेक। इसका काम है एक्ट एज कुशिंग। जिस तरह शॉक एब्जॉर्बर होते हैं, तो बोन और बोन के और टेंडन है, तो टेंडन और बोन के बीच में बारसा है जो इसकी शॉक को एब्जॉर्ब कर देते हैं, या एक्ट एज अ कुशन बिटवीन बोन एंड मसल टेंडन। तो ये क्या काम कर देता है, एक्ट एज कुशन, एक्ट एज कुशन बिटवीन बोन एंड मसल टेंडन, मसल टेंडन अराउंड जॉइंट। या इसमें आप सिंपली भी ये लिख सकते हैं कि बारसा इज शार्क एब्जॉर्बर। जिस तरह पेटेला में क्या है, मेनिस्काई है, तो बारसा इज शार्क एब्जॉर्बर बिटवीन द बोन एंड, अगर इन दोनों के बीच में कोई ना होता तो फिर फ्रैक्शन होगी, फिर ये मसल और इसकी टेंडन को रप्चर होने की चांसेस ज़्यादा है। तो ये फ्लूइड पेल्सेक है किस चीज़ के बीच में, टेंडन और बोन के बीच में। अब इसमें हमारे पास पोर्ट नंबर क्या है, ये 9, इसमें 9 टेंडन्स है और दूसरा मीडियन नर्व है। कार्पल टनल सिंड्रोम वो सिंड्रोम है जिसमें कंप्रेशन या इंट्रैपमेंट ऑफ मीडियन नर्व होती है। तो इसमें लिख ले कंप्रेशन, कंप्रेशन और entrapment, entrapment of median nerve at carpal tunnel। सिंपल है, ये कार्पल टनल है यहाँ पे और इस साइड पे गाइन कैनाल है। तो अब अगर मीडियन नर्व कंप्रेस हो जाए तो फिर इसकी वजह से क्या होगी, काजिंग numbness and tingling। and weakness, हैंड को, थंब को, इंडेक्स फिंगर को, मिडिल फिंगर को, ठीक है। of causing tongue of hand, thumb, index finger, index finger and middle finger। सिंपल है, इसको कहते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। अगर इस तरह एमसीक्यूज हो के एक्रोमेगेली में कौन से नर्व कंप्रेस हो सकते हैं, तो कौन सी नर्व, मीडियन नर्व। कार्पल टनल से गुजरा है मीडियन नर्व। अच्छा अच्छा, यहाँ पे एक और एक टनल है, वो एल्बो में है, मीडियल साइड ऑफ द एल्बो, इसको कहते हैं क्यूबिटल टनल सिंड्रोम। क्यूबिटल टनल सिंड्रोम। पहले क्यूबिटल टनल को देख ले कि क्यूबिटल टनल है क्या। क्यूबिटल टनल, क्यूबिटल टनल में हमारे पास ये मीडियल साइड ऑफ द एल्बो में है, तो लोकेशन क्या है, लोकेशन
medial side of elbow, यहाँ पे मीडियल इपिकोंडाइल है, तो इसकी जो मीडियल बाउंड्री है वो कौन बनाता है? लेट्स सपोज दिस इज द मीडियल बाउंड्री ऑफ द क्यूबिटल टनल, तो मीडियल बाउंड्री कौन बनाता है? मीडियल, इसकी मीडियल बाउंड्री बनाता है मीडियल इपिकोंडाइल, मीडियल इपिकोंडाइल। इसकी जो लेटरल बाउंड्री है तो वो ओलिक्रॉन इन प्रोसेस ऑफ द ulna, olecranon process of ulna। इसकी जो अपर रूप है तो रूप बनाता है रूप आसबोन लिगामेंट, आसबोन लिगामेंट को कह सकते हैं ट्रांसवर्स क्यूबिटल या क्यूबिटल फ्लेक्सर क्यूबिटल रेटिनाकुलम, ट्रांसवर्स क्यूबिटल रेटिनाकुलम एंड लिगामेंट आर सेम, ठीक है। अगर वो टनल बनाता है तो फिर इसको रेटिनाकुलम कहते हैं, ठीक। अब देखो इसकी अच्छा इसकी फ्लोर इसकी फ्लोर बनाता है जाइंट कैप्सूल ऑफ द लिगामेंट। इसकी एल्बो की जो कैप्सूल है, जाइंट कैप्सूल, इसकी पोस्टीरियर एस्पेक्ट। अब इसमें हमारे पास इस साइड पे लेटरल को मीडियल कोलेटरल लिगामेंट है, इस साइड पे लेटरल कोलेटरल लिगामेंट है, तो ये बनाता है मीडियल कोलेटरल लिगामेंट, मीडियल कोलेटरल लिगामेंट। अच्छा, ये मीडियल साइड पे अल्नर बोन है या मीडियन अल्नर, तो इसको कह सकते हैं अल्नर कोलेटरल लिगामेंट भी। अब इसमें कंटेंट क्या है? इसमें जो है तो वो अल्नर नर्व है। अगर अल्नर नर्व कंप्रेस हो जाए, अल्नर नर्व दो जगहों में कंप्रेस हो सकता है, एक गैन केनाल में, एक क्यूबिटल टनल सिंड्रोम में। तो अब इसमें फर्क क्या है कि अगर कंप्रेशन ऑफ नर्व एट क्यूबिटल टनल compression of ulnar nerve at cubital tunnel, तो फिर अल्नर नर्व की कंप्रेशन की वजह से क्या होगी? causing numbness, tingling and weakness of little and ring finger। इसमें डोर्सल एस्पेक्ट की भी, गैन केनाल में सिर्फ पामर एस्पेक्ट है और डोर्सल एस्पेक्ट भी हो तो फिर कंप्रेशन ऑफ नर्व इज क्यूबिटल टनल, palmar as well as dorsal, palmar as well as dorsal। और इसमें क्या होती है? वीकनेस ऑफ इंट्रिंसिक एंड मसल। सिंपल है। दोनों में क्या फर्क है क्यूबिटल टनल सिंड्रोम में और गैन केनाल सिंड्रोम में? गैन केनाल सिंड्रोम में सिर्फ पामर एस्पेक्ट में ये नमनेस और टिंगलिंग होती है, और क्यूबिटल टनल सिंड्रोम में बैक साइड डोरसाइल पे भी और पामर साइड पे भी। सिंपल। अच्छा,
तीसरा कंडीशन है चायरेल्जिया पेरास्थेटिका। चायरेल्जिया पेरास्थेटिका, इसका दूसरा नाम है वाटनबर्ग सिंड्रोम। पहले पेरिस्थीसिया किसको कहते हैं? टच सेंसिटिविटी को ज़्यादा होना, हाइपर सेंसिटिविटी टू लाइट टच, उसको पेरिस्थीसिया। और एल्जिया किसे कहते हैं? आर्थ्राल्जिया पेन को। तो इसमें पेन होगी और हाइपर सेंसिटिविटी, तो इसको क्या कहते हैं? वाटनबर्ग वाटनबर्ग सिंड्रोम। और इसका तीसरा नाम क्या है? वाच पाल्से। वाच पाल्से, WATCH, वाच पाल्से। अब अगर टाइट वॉच या ब्रेसलेट कोई पहनता है तो इसकी वजह से सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व कंप्रेस हो सकता है, तो फिर ये पेन सेंसेशन इस जगह पे क्या होगी? इस हाइपर एस्थेटिक एंड बर्निंग पेन होगी, टेंगलिंग होगी, नमनेस होगी ऑन द डोर्सम ऑफ द हैंड। तो ये किस चीज़ की वजह से? वॉच पाल से। इसे इसलिए कहते हैं कि जो टाइट वॉच को पहनते हैं या ब्रेसलेट को, तो इसकी वजह से ये नर्व की कंप्रेस हो सकते हैं। तो इसमें लिख ले कंप्रेशन ऑफ सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। ये हमारे पास सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व, ये सेंसरी है और ये सप्लाई कर देते हैं डोर्सम ऑफ द हैंड को। तो फिर काजिंग, इसकी वजह से क्या होगी? काजिंग बर्निंग पेन। चायरेल्जिया में क्या होगी? बर्निंग पेन इसकी वजह से नमनेस एंड टिंगलिंग। अब ये कहाँ पे होगी? ऑन द डोर्सम ऑफ द हैंड, along the radial side या along the thumb side. On the dorsum of a hand, along radial side या thumb side। इसमें हाइपर सेंसिटिविटी टू लाइट टच, इसमें ये भी लिख ले। एक तो ये हाइपर सेंसिटिविटी टू लाइट टच, इसलिए इसको पेरिस्थेटिका कहते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी टू लाइट टच, सिंपल चायरेल्जिया पेरिस्थेटिका या वाटरबर्ग सिंड्रोम वॉच पाल से सेम है। अगर सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व कंप्रेस हो जाए तो इस कंडीशन को वाटरबर्ग सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगी? सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व सप्लाई कर देते हैं डोर्सम ऑफ द हैंड को, ये थंब साइड की जो साइड है, ये जो साइड है तो ये तो अल्नर नर्व कर देती है। तो अब सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व, तो इस साइड पे फिर नमनेस होगी, बर्निंग पेन होगी, टिंगलिंग होगी, हाइपर सेंसिटिविटी होगी। अगर इसको टच करे तो ज़्यादा पेन होगी। ठीक, ये है चायरेल्जिया पेरिस्थेटिका। अच्छा, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है तो वो है थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम। थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम। पहले थोरेसिक आउटलेट है क्या? ये पास्ट्रा क्लेविकल है और क्लेविकल के बाद पास्ट्रिप है, तो इन दोनों के बीच में स्पेस है, स्पेस को कहते हैं थोरेसिक आउटलेट। तो थोरेसिक आउटलेट क्या है? अच्छा, इसमें हमारे पास थोरेसिक आउटलेट क्या है? थोरेसिक आउटलेट, थोरेसिक आउटलेट स्पेस बिटवीन कॉलर
बोन, कॉलर बोन को क्लीविकल भी कह सकते हैं, क्लीविकल, और बिटवीन कॉलर बोन एंड फर्स्ट रिब्स, फर्स्ट रिब। अच्छा देखो, इसमें जो मोस्ट ज्यादातर कंप्रेस होते हैं, कंप्रेशन ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस, सबक्लीवियन, इसमें ये इसकी कंटेंट क्या है, कंटेंट, कंटेंट एक ब्रेकियल प्लेक्सस, ब्रेकियल प्लेक्सस, दूसरा सबक्लीवियन, क्लीवियन वेन, और तीसरा सबक्लीवियन आर्टरी। पिछले बार इस तरह एमसीक्यूज था कि थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम हमारे पास ब्रेकियल प्लेक्सस भी कंप्रेस हो सकते हैं, सबक्लीवियन वेन और सबक्लीवियन आर्टरी तीनों कंप्रेस हो सकते हैं। ये आउटलेट है, मतलब इस जगह से ही बाहर आए हैं। अब देखो इसकी जो टाइप है, या तो हमारे पास इसको सिंपली हम कह सकते हैं TOS, ये क्या है TOS, थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम। तो ये न्यूरोजेनिक भी हो सकता है, न्यूरोजेनिक TOS, ये वेनस TOS भी हो सकता है, और आर्टरी तो आर्टीरियल TOS। मोस्ट कॉमन जो कंप्रेस होता है वो नर्व कंप्रेस होते हैं, तो मोस्ट कॉमन ये है, 90% है, मोर देन 90%। अब सेकंड मोस्ट कॉमन, लीस्ट कॉमन। अब देखो इसमें जो ब्रेकियल प्लेक्सिस की न्यूरोजेनिक TOS, इसमें ब्रेकियल प्लेक्सिस की जो मोस्ट कॉमन कंप्रेस होता है वो लोअर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस, और फिर लोअर ट्रंक की, अब ब्रेकियल प्लेक्सिस जिस जगह को भी इनर्वेट कर देती है तो वो अफेक्ट होगी, क्ला हैंड होगी, सवियर क्ला हैंड, ठीक है। जिस तरह क्लम्पकीज पाल्सेता, अगर लोअर ट्रंक में इंजरी हो जाए तो इसको क्लम्पकीज पाल्से, तो सेम इज दैट, ठीक है। वेनस प्लेक्सिस, अगर वेनस कंप्रेस हो जाए, कंप्रेशन, तो इसमें लिख ले कंप्रेशन ऑफ लोअर ट्रंक, अगर कंप्रेशन ऑफ वेन, कंप्रेशन ऑफ वेन, इसमें सबक्लीवियन वेन, तो फिर क्या होगी, सबक्लीवियन वेन जो आर्म से ब्लड लेती है, तो फिर ब्लड नहीं लेगी तो वापस, तो स्वेलिंग ऑफ द आर्म एंड डिस्कलरेशन, स्वेलिंग एंड डिस्कलरेशन, स्वेलिंग ऑफ आर्म एंड, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे जमा होगी तो डिस्कलरेशन। अच्छा, आर्टीरियल आउटलेट सप्लाई, अगर सबक्लीवियन आर्टरी ब्लॉक हो जाए, कंप्रेस हो जाए, तो क्या होगी, डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू द आर्म, तो डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू द आर्म। तो ये था थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम। थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम हमारे पास, थोरेसिक आउटलेट जो है वो स्पेस बिटवीन कॉलर बोन या क्लीविकल एंड द फर्स्ट रिब, इसकी कंट्री ब्रेकियल प्लेक्सस, सबक्लीवियन वेन और सबक्लीवियन आर्टरी। मोस्ट कॉमनली जो कंप्रेस होता है इस एरिया में, तो वो क्या है, न्यूरोजेनिक या ब्रेकियल प्लेक्सस, इसमें कंप्रेस होती है। अगर वो कंप्रेस हो जाए तो इसकी वजह से, तो फिर जो एरिया इस इनर्वेट कर देती है वो मुतासर होगी। वेनस में हमारे पास कंप्रेशन ऑफ सबक्लीवियन वेन होती है, तो फिर क्या होगी, स्वेलिंग ऑफ आर्म एंड डिसकलरेशन बिकॉज ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और आर्टरी की जब ये कंप्रेशन हो जाए तो फिर क्या होगी, आर्म को ब्लड सप्लाई कम होगी।
तीसरा जो है वो है मेरिल्जिया पेरिस्टेटिका। मेरिल्जिया पेरिस्टेटिका। अपर लिम्ब में हमारे पास होता है चिरिल्जिया और मेरिल्जिया लोअर लिम्ब में होता है, ठीक है। अपर लिम्ब में क्या होते हैं? चिरिल्जिया। मेरिल्जिया पेरिस्टेटिका क्या है? पेरिस्टेटिका। इसका दूसरा नाम है बर बर्न बर्नहार्ट रोथ सिंड्रोम। अब मेरिल्जिया पेरिस्टेटिका में हमारे पास कंप्रेशन ऑफ लेटरल फीमोरल कोटिनियस नर्व। कोटिनियस वो होते हैं जो स्किन को इनर्वेट कर देते हैं। तो ये हमारे पास जो लेटरल फीमोरल कोटिनियस नर्व है ये पेवर सेंसरी है, पेवर सेंसरी। अब देखो, अगर ये नर्व का कंप्रेस हो जाए तो फिर क्या होगी मसला? पेरिस्टेटिका। तो हाइपर सेंसिटिविटी और पेन, तो काजिंग बर्निंग पेन, नमनेस, टिंगलिंग। और इसके साथ साथ और क्या होगी? हाइपर सेंसिटिविटी टू लाइट टच। और ये कहाँ पे होगी? ये लेटरल ऑफ द थाई। तो इंटीरियर, फ्रंट एंड लेटरल ऑफ द थाई, ऑन फ्रंट एंड लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई। ठीक है। अच्छा, टार्सल टनल सिंड्रोम पाव में, अगर ये एंकल में हमारे पास एक टनल है उसका नाम है टार्सल टनल। तो टार्सल टनल सिंड्रोम क्या है? टार्सल टनल सिंड्रोम। पहले टार्सल टनल को देखें। टार्सल टनल इसकी जो रूप बनाता है इस तरह रूप, तो वो रूप बनाता है प्लेक्सर रेटिनाकुलम। इट इज रेटिनाकुलम। ये प्लेक्सर रेटिनाकुलम क्या है? लेगामेंट है। इसका दूसरा नाम है लिशिनिएट लेगामेंट। अब इसकी ये टनल है, इसके पर फ्लोर भी होगी। फ्लोर इसकी बनाता है मीडियल मेलियोलस टेलस बोन एंड कैल्किनियस बोन। ठीक है। इसकी कंटेंट क्या है? टार्सल टनल इसकी कंटेंट्स इसमें तो एक है पोस्टीरियर टिबियल नर्व, इसमें है पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी एंड वेन। इसमें टिबियल आर्टरी एंड वेन है, टिबियल आर्टरी एंड वेन। और इसमें टेंडन भी है। इसमें क्या है? टेंडन है। अब देखो, अगर पोस्टीरियर टिबियल नर्व कंप्रेस हो जाए एंड द टार्सल टनल, दैट इज नोन एज टार्सल टनल सिंड्रोम, तो इसकी वजह से क्या होगी? पेन इन द पीठ। इसमें क्या होगी? कंप्रेशन ऑफ पोस्टीरियर टिबियल नर्व एट
tarsal tunnel causing pain in foot। तो ये है टार्सल टनल सिंड्रोम। अगर पेबोला की नेक में फ्रैक्चर हो जाए, नेक ऑफ पेबोला फ्रैक्चर, तो कौन सी नर्व डैमेज होगी? नर्व इंजरी, कॉमन पेरोनियल नर्व इंजरी। फिर क्या होगी? इंजरी कॉमन पेरोनियल नर्व, और कॉमन पेरोनियल नर्व की वजह से क्या होगी? पुट ड्रॉप, ड्रॉ रिफ्लेक्शन फिर नहीं होगी, प्लांट रिफ्लेक्शन इस तरह होगी। इसको कहते हैं स्टेपेज गेट, फिर बंदा इस तरह चलेगी। ठीक है, स्टेपेज गेट। और इसकी वजह से क्या होगी? पुट ड्रॉप, पुट ड्रॉप्स। अच्छा, बोन ट्यूमर, हमारे पास बोन ट्यूमर क्या है? बोन ट्यूमर या बोन की कैंसर। बोन ट्यूमर को हम इस अप्रोच किस तरह करेंगे? तो लोकेशन की बेस पे और फिर नेचर। लोकेशन, अगर फिर हम देखेंगे कि ये ट्यूमर कहाँ पे है, इपिपाइसिस में है या मेटापाइसिस में है या कहाँ पे है? डायापिसिस में। फिर हम देखेंगे कि ये इसकी नेचर क्या है, बेनाइन है या एग्रेसिव है, बेनाइन या कैंसर। बेनाइन वो जो नॉन कैंसरस हो या कैंसरस, तो एग्रेसिव। सिंपली इतना याद रखें कि हमारे पास, लेट सपोज दिस इज ये इपिपाइसिस है, ये मेटापाइसिस है, ये डायपाइसिस है। यहाँ पे हमारे पास दो टाइप की ट्यूमर हो सकते हैं इपिपाइसिस में। एक जाइंट सेल ट्यूमर, इसका दूसरा नाम है ओस्टियोक्लास्टोमा। ठीक है, अब दूसरा जो है हमारे पास वो कौन सी है? कोंड्रोब्लास्टोमा। ये दोनों जो एपिपाइसिस से निकलते हैं, ये दोनों बेनाइन है। ये बच्चों में होता है, ये बड़ों में। मोस्टली ये 20 ईयर से लेकर 40 ईयर्स तक होती है। अब ये हमारे पास 10 से लेकर 25 ईयर। ठीक है, बोथ आर बेनाइन, बोथ आर बेनाइन। इसके लिए जो बेस्ट ट्रीटमेंट है तो वो क्यूरेटेज पर अब ट्यूमर। तो क्या है? एक्सटेंडेड क्यूरेटेज इज बेस्ट ट्रीटमेंट। क्यूरेटेज का मतलब क्या है कि हम इस बोन को क्या करेंगे? इसको रिमूव कर देंगे। तो बेस्ट इस ये है। अब मेटापाइसिस में हमारे पास कौन कौन सी बोन ट्यूमर हो सकते हैं? एक, कभी कभार एक्सरेस पे, अगर एक्सरेस पे इस तरह आउटग्रोथ है, बोनी आउटग्रोथ, इट इज बोनी आउटग्रोथ, बोनी आउटग्रोथ, तो ये क्या है? ओस्टियो सार्कोमा। ये है ओस्टियो सार्कोमा।
अब ओस्टियोसार्कोमा हमारे पास क्या है? ओस्टियोसार्कोमा के लिए ट्रीटमेंट हम किस तरह करेंगे? और कभी कभार इसकी जो कार्टिलिजिनस आउटग्रोथ होती है, ये क्या है? कार्टिलिजिनस आउटग्रोथ, आउटग्रोथ। तो कार्टिलिजिनस आउटग्रोथ को कहते हैं ओस्टियोकोंड्रोमा। अब ये हमारे पास क्या है? मैलिग्नेंट है, कैंसरस है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे ट्रीटमेंट? कीमोथेरापी प्लस सर्जरी। तो कीमो प्लस सर्जरी, ठीक। कार्टिलिजिनस ओस्टियोकोंड्रोमा इज बिनाइन, इसकी ट्रीटमेंट फिर क्या है? ए पेनफुल देन एसिम्प्टोमेटिक। इसमें पहले तो हम मॉनिटरिंग, एसिम्प्टोमेटिक देन सर्जरी, ठीक है। 2-3 और हमारे पास यहाँ पे मेटापाइसिस में हो सकते हैं। नॉन ओसिफाइंग, नॉन ओसिफाइंग ओस्टियोमा। अगर इस तरह एमसीक्यूज हो कि मेटापाइसिस की कौन सी बोन ट्यूमर मोस्ट कॉमन है, दैट वुड बी नॉन ओसिफाइंग ओस्टियोमा, इसमें लिख ले मोस्ट कॉमन, ठीक है। और सिस्टिक लीजन ट्यूमर हमारे पास 2 टाइप की है यहाँ पे। इसमें क्या होते हैं? फ्लूइड, टू सिस्टिक लीजन। ये हमारे पास क्या है? टू सिस्टिक लीजन। अब इसमें ABC है और UBC। ABC का मतलब है एन्यूरिज्म, एन्यूरिज्म बोन सिस्ट। और दूसरा इसमें क्या होते हैं? यूनिकैमरल बोन सिस्ट। यूनिकैमरल बोन सिस्ट में जो अंदर ये फ्लूइड है, ये क्लियर फ्लूइड है। इसमें हमारे पास क्या होती है? ये फ्लूइड ब्लडी ब्लड, ठीक है। अब इसके लिए जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट इज सो सिंपल, एस्पिरेशन। एस्पिरेशन, हम ये फ्लूइड बाहर निकालेंगे और इसके लिए स्क्लेरोजेंट देंगे कि इसकी स्क्लेरोसिस करे, तो स्क्लेरोजेंट, ठीक है। अच्छा, डायबिटीज में हमारे पास कौन कौन सी ट्यूमर हो सकते हैं? डायबिटीज है ये। तो डायबिटीज में एक तो इसकी जो पेरिओस्टियल लेयर है, अगर इस तरह स्किन पे इस तरह नज़र आ रही है, इस तरह पेरिओस्टियल, तो ओनियन की जो लेयर है तो इस तरह नज़र आते हैं ये पेरिओस्टियम। इसको कहते हैं एविंग सार्कोमा, एविंग सार्कोमा। अब इसमें इमेजिनिंग किस तरह होगी एविंग सार्कोमा में? इमेजिनिंग अगर एमसीक्यूज पूछते हैं तो सिर्फ इसके एविंग सार्कोमा में कि ओनियन लाइक अपीयरेंस इज सीन इन एविंग सार्कोमा। तो इसमें मोथ ईटन ये डिस्ट्रक्टिव लीजन है। जिस तरह मोथ को जो कपड़े है या ग्लास को ईट कर देते हैं, इस तरह पोर्स इसमें होती है, तो डिस्ट्रक्टिव लीजन। और इसमें ये इस तरह लेयर ऑनियन की तरह इसमें मल्टीपल लेयर है, तो ऑनियन स्किन, ऑनियन स्किन।
और बोन की जो आउटर लेयर को पीरियोस्टियम कहते हैं। तो ये किस चीज़ की वजह से? पीरियोस्टियल रिएक्शन की वजह से। अब ये एविंग सार्कोमा हमारे पास क्या है? मैलिग्नेंट कैंसरस है। इसकी ट्रीटमेंट हम किस तरह करेंगे? इसमें हम कीमोथेरापी प्लस सर्जरी। अगर सर्जरी के दौरान हम ट्रीटमेंट करते हैं कीमोथेरापी, इसको क्या कहते हैं? एडजुवेंट बिफोर न्यू एडजुवेंट, प्लस इसके साथ रेडिएशन भी। ठीक है। अब इसमें एक और टाइप की ट्यूमर है, उसको कहते हैं ओस्टियाइड ओस्टियोमा। ओस्टियाइड ओस्टियोमा। ओस्टियाइड ओस्टियोमा के लिए हम किस तरह इसकी ट्रीटमेंट करते हैं? ये मोस्टली बिनाइन होता है। अगर ये मोस्टली ये क्या है? बिनाइन है। ये पेनफुल, मोस्टली पेनफुल, ज़्यादातर ये क्या होते हैं? मोस्टली पेनफुल। तो पेन के लिए हम क्या देंगे? एस्पिरिन, एस्पिरिन या इंसेड। और इसमें हम क्या करेंगे? माइक्रोवेव या रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन। रेडियो एब्लेशन का मतलब है डिस्ट्रक्शन ऑफ द टिश्यू। अगर वो हम रेडिएशन के थ्रू करते हैं तो वो रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन। तो इसमें हम क्या करेंगे? रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन का मतलब है डिस्ट्रक्शन ऑफ, लेट सपोज दिस इज ट्यूमर और ये ट्यूमर के सेल्स है। इसको अगर मैं डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ तो उस पर रेडिएशन पाल करना पड़ेगी और इसकी वजह से इसकी डिस्ट्रक्शन होगी। इसको कहते हैं एब्लेशन। इसमें कोई क्वेश्चन है?